जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में जिसमें लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं, समान भूगोल भारत एवं विश्व का। और यह आगामी यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसको देखते हुए हम लोगों ने यह सीरीज शुरू किया है। और इसे हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ भारत का भूगोल शुरू होगा, वो कंप्लीट करेंगे, फिर विश्व का भूगोल शुरू होगा और उसे भी हम लोग वन बाय वन करके पूरा का पूरा बुक यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और हम जब भी कोई नया वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाते हैं तो आप तक उसे आसानी से पहुंचाने के लिए आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यह सीरीज़ हम लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 26 मई को होने वाला है और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि सितंबर में होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह पूरा का पूरा सीरीज़ शुरू किया है। और ये हम लोग भूगोल से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग इतिहास पे जाएंगे, फिर राज्य व्यवस्था पे जाएंगे, फिर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण परिस्थितिकी। इसी तरह से हम लोग सारा का सारा बुक करने वाले हैं हर सेक्शन का। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और ये वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। और अब एक एक प्रश्न करके हम आपके साथ डील करेंगे। जैसे पहला चैप्टर होगा भारत का भूगोल, उसमें सामान्य परिचय, पहला है क्षेत्रफल। तो यहाँ प्रश्न के साथ प्रश्न डील करेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, यह गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यह बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, यह बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। फिर से देखते हैं, हम एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे और आप उसी के साथ उसी में आप हमारे साथ रिवीजन करते करते आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका भी यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो सकेगा। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं या स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि अगर ये पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और यह बुक कंप्लीट करने में ही 1-2-3 महीने लग जाएंगे और हमें और भी सेक्शन कंप्लीट करना है। तो आप लोग बस अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन के साथ रिवीजन करते रहें हमारे साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल गलत। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। फिर से निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह बिल्कुल गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ, यह बिल्कुल गलत सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, यह बिल्कुल सही गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अगला तीसरा नवा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारतवर्ष आकार में विश्व का, सी ऑप्शन, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतवर्ष आकार में विश्व का, सी ऑप्शन, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, बी ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, बी ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें टोटल है 6,40,932 गाँव। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो 6,40,932 गाँव टोटल है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यह बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, बिल्कुल सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, यह बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत। भारत में राज्यों की संख्या 26, यह गलत है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग
1200 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, तो डी ऑप्शन इसमें असत्य हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। अगला हमारा चैप्टर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। तो इसे हम लोग देखते हैं। फिर से आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत विस्तृत है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। भारत एवं कर्क रेखा, अगला चैप्टर है। तो यहाँ पे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार झारखंड। ये 1990 का प्रश्न है, उसमें झारखंड बिहार का पार्ट था, इसलिए इसमें बिहार झारखंड हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार झारखंड। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं और आप हमारे समझाने के तरीके से संतुष्ट हैं या नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें गुजरात हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा और झारखंड हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा गुजरती है किसे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। कर्क रेखा गुजरती किसे, तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब इनमें से सभी, डी ऑप्शन। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8 राज्य से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधीनगर। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधीनगर। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा माही। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा माही नदी। हमारा अगला चैप्टर है मानक समय। यहाँ पे मानक समय देख लीजिए, कितने राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से। आइए इसका आप क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यमनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमनोत्तर पर है वह कौन से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। जब भारतीय मानक समय का यमनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमनोत्तर पर है वह कौन सा है, तो यह हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित
वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है देखते हैं। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो जबलपुर के देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है, यह बिल्कुल गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, यह बिल्कुल सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, एक गलत है। फिर से औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, यह बिल्कुल सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो यह ए ऑप्शन हो जाएगा रीवा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग के स्थानीय समय क्या होगी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10:38 पूर्वाह। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग के स्थानीय समय क्या होगा? तो यह हो जाएगा 10:38 पूर्वाह। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्यरात्रि है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14:30। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्यरात्रि है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14:30। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती कहाँ से? तो सी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह होती है इलाहाबाद से। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा कहलाती है? तो यह डी ऑप्शन 82.5 डिग्री। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर पाया जाता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के में अंतर पाया जाता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 घंटा का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात के कांगड़ा में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका लगभग 7 बजे प्रातः। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांगड़ा में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक मिनट, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया लगता है। हाँ, ये आ गया। सी ऑप्शन लगभग 7 बजे प्रातः। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। अगला चैप्टर है दूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, उत्तर में है इंदिरा कॉल सियाचिन लद्दाख में, पूरब में है किबुथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में है गुहर मोती गुजरात और दक्षिण में मेनलैंड में है कन्याकुमारी तमिलनाडु, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम और ऐसे है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में दक्षिणी, सबसे दक्षिण ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट। पहला प्रश्न, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो सी ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बड़ा निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बी ऑप्शन बड़ा निकोबार पर। भारत का दूरस्थ दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बड़ा निकोबार पर।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य में को इंगित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सी ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित भारतीय प्रमुख नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला चैप्टर है सीमावर्ती देश। तो कौन कौन सा देश हमारे सीमा को सटता है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं इसका। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। फिर दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और तीसरा मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ए ऑप्शन 1, 2, 3 सही। अगला, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो सी ऑप्शन मणिपुर। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य है कौन कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा उसे लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। बाकी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश उसके साथ साटता है। अगला ऑप्शन नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे पर तो पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद से निपटारा, तीसरा नदी जल का बंटवारा। इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 3। यहाँ पे दिया हुआ कूट आप लोग इसे मिला सकते हैं। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की से सीमा बनाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम और बिहार। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। डुरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। डुरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा
रेखा एक उदाहरण है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? तो अध्यारोपित सीमा का। कौन सा दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। अगला चैप्टर हो जाएगा भौतिक विभाजन। उसमें पहला सेक्शन हो जाएगा भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मानचित्र में है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर सिंध गंगा का मैदान, फिर पूर्वोत्तर हिमालय, फिर इधर मरुस्थल क्षेत्र थार, फिर मध्य उच्च भूमि, फिर दक्कन का पठार, फिर पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। ए ऑप्शन उत्तर को। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं डी ऑप्शन गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तराई में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तराई में। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, या बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, या बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत में हुई है, या बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण का फलस्वरूप है, या बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, या बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, या बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, या बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, या बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्राद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, या बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, या बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ, या बिल्कुल गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है, या बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव प्रक्रिया द्वारा हुआ है, या बिल्कुल गलत है।
यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दक्कन ट्रैप हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन, फिर अरावली हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप हो जाएगा अत्यंत नूतन। बी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। अगला है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रोहतास, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना। यहाँ पे कथन कारण वाला दिया हुआ है प्रश्न। तो जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापन तैयार किया, यह बिल्कुल गलत है। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पैरानिक, द्राविडियन तथा अर्जुन युग में विभाजित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सत्य है। फिर से जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय मापन तैयार किया है, यह बिल्कुल गलत है। भूगर्भीय समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पैरानिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सत्य है। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें जियोसिंक्लाइन। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो जी है जियोसिंक्लाइन। अगला हमारा चैप्टर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये 4 भाग में, पहला ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र, दूसरा बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, और बाह्य या उप हिमालय जिसको शिवालिक भी कहते हैं। यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं आराम से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट के से कीजिए। कथन कारण दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत बहनी है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर से हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है, यह बिल्कुल सही है। फिर से कथन कारण दिया हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही पुष्टि करता है। फिर से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, यह बिल्कुल सही है। और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है सी ऑप्शन बृहद हिमालय श्रेणी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, तो देखते हैं क्या करें क्या होता है। सही उत्तर इसमें खोजना है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, यह बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, यह बिल्कुल सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें। फिर से देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, यह बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत
जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भावर। उत्तर भारत के उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भावर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, बी ऑप्शन शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो सी ऑप्शन हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कहाँ? तो डी ऑप्शन सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है कितनी? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे देख सकते हैं, 900 से 1100 मीटर के बीच। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, सी ऑप्शन गिरिपद की स्थिति का। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न को देखेंगे। तो किसे किसे देखेंगे? तो गहरे खड्ड को देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग को भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ दिखेगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी दिखेगा। उपयुक्त में से कौन सा हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब चारों आपको दिखेंगे। फिर से, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो गहरे खड्ड को देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग को भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ दिखेंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी दिखेगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्न दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कौन से पर्वत श्रेणी सही जोड़ा में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहला है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। अगला है लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय स्थित है कहाँ? तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2, 1, 3, 4। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो सही क्रम देखते हैं क्या है। तो पहले हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर काराकोरम पर्वत श्रृंखला। 2, 1, 3, 4। पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला और अंत में हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाले पर्वत श्रेणी कौन सी हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पर्वत से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पटकाई श्रेणी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पटकाई श्रेणियाँ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? तो बी ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर में। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, यह बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति
घाटी को जोड़ता है, यह बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, यह बिल्कुल सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों इसमें सही है। फिर से अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, यह बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, यह बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, यह बिल्कुल सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्व पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी पंजाल को, पीर पंजाल को। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल। काश्मीर घाटी स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। काश्मीर घाटी स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन अस्काई चीन का भाग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख पठार। निम्नलिखित में से कौन अस्काई चीन का भाग है। तो यह डी ऑप्शन लद्दाख पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 8850 मीटर। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 8850 मीटर। हिमालय पर्वत पर्यायवाची है किसका। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची है किसका। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य हिमालय का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, यह बिल्कुल गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें केवल 3 सही। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, यह भी बिल्कुल गलत है। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिमालय श्रेणी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। फिर से देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। मणिपुर पहाड़ों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरोवरीय मैदान का। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन देखना क्या है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यह बिल्कुल गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, यह बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है, 1 गलत है। फिर से देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यह बिल्कुल गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, यह बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर हिमालय।
हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर हिमालय। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा एक हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चो ओउ स्थित है और दूसरा है लाहोत्से। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। फिर से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चो ओउ स्थित है और लाहोत्सो स्थित है। बी ऑप्शन केवल 1 और 2। अगला चैप्टर दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। तो इसे हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं या फिर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस भी अगर देने वाले हैं तो उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस वाले प्रश्नों को भी डील किया गया है और उनके भी फ़ायदे के लिए यह चीज़ चल रहा है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रिवाइज़ करें हमारे सारे वीडियोस लेक्चर को और ज़्यादा से ज़्यादा और देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आप इसी तरह से हमारे नए नए वीडियोज़ को पा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।